गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 12th, और ये 12th आपको अलग से कॉपी पे नोट करना है। इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो बात करेंगे उसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है related to ये कौन कौन सा टॉपिक से रिलेटेड होगा? इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस, सॉलिड स्टेट, यानी ये जो सॉल्यूशन यदि हम पढ़ लेते हैं तो सॉल्यूशन तो अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन इसका जो रोल है, इसका जो यूज है वे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट। तो 1 2 3 4 और ये अपने आप में 5 है, यानी सॉल्यूशन का रिलेशन प्रत्येक टॉपिक से है। इसीलिए यदि फिजिकल अच्छा करना हो, फिजिकल अच्छा करना हो तो किसको अच्छा करना पड़ेगा? सॉल्यूशन को अच्छा करना पड़ेगा। तो हम बात करें जो सॉल्यूशन कहते हैं किसे? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस is called solution. होमोजीनियस का मतलब एक जैसा हो जाना, वन फेज हो जाना। होमोजीनियस मीन्स होता है वन फेज। होमोजीनियस मीन्स वन फेज। फेज मतलब समझते हैं? जनरली फेज का जो बात करेंगे वे सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे ही फेज ऑफ मैटर कहा जाए तो हम लोग 3 फेज का बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे ही 2 अलग अलग फेज वाले सबस्टेंस या सेम फेज वाले को मिलावें, लेकिन फाइनली 2 सबस्टेंस को मिलाने के बाद एक ही फेज आए, एक ही स्टेट मिले, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। मतलब सॉलिड सॉलिड को मिला रहे हैं तो वे अपने आप में तो वन फेज है ही। यदि हम सॉलिड लिक्विड को मिला रहे हैं तो या तो सॉलिड बन जाए या नहीं तो लिक्विड बन जाए, तो वन फेज कहलाएगा। सॉलिड गैस को मिला रहे हैं तो या तो सॉलिड बन जाए या नहीं तो गैस बन जाए, तो वन फेज कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस को मिक्स किया जाए और मिक्स होने के बाद वे वन फेज बन जाए तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग अगेन नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। सॉल्यूशन, जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे तो वे 2 कंपोनेंट से बना हुआ होगा। एक को कहा गया है सॉल्यूट और दूसरे को क्या कहा दिया गया? सॉल्वेंट। क्या समझे बात? जैसे ही हम लोगों से कहा जाए सॉल्यूशन है तो हम लोगों को समझना होगा वे केवल और केवल 2 कंपोनेंट से बना हुआ होगा। एक का नाम है सॉल्यूट और दूसरे का नाम क्या है? सॉल्वेंट।
सॉल्यूट किसे कहेंगे? सबस्टांस व्हिच इज डिजॉल्व, सबस्टांस व्हिच इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी दो सबस्टांस को मिलाए और मिलाने के बाद डिजॉल्व हो जाए। डिजॉल्व का मतलब क्या समझे? यदि आप पानी लीजिए, एक गिलास पानी, और उस एक गिलास पानी में नमक डाल दीजिए 1 चम्मच या चीनी डाल दीजिए 1 चम्मच, तो क्या कुछ देर के बाद आपको दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। और यदि दिखाई नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब समझिए जो ये क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया, मिल गया। दूसरा सॉल्वेंट, सबस्टांस इन व्हिच, ध्यान दें, सबस्टांस इन व्हिच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए उसको ही हम किस नाम से जानेंगे? सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे। तो यदि हम लोग वाटर लेते हैं और नमक लेते हैं तो नमक जो हो गया वे सॉल्यूट और वाटर क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंस बात, ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हैज ओनली वन सॉल्वेंट। जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन कहें तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए जो ये केवल 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। उसमें कंडीशन लग गया जो यदि हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे तो ओनली वन सॉल्वेंट, बट नंबर ऑफ सॉल्यूट मे बी मोर देन 1। ठीक है, यानी सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? केवल एक होगा, लेकिन सॉल्यूट जो है एक से अधिक होगा। क्या समझे बात? यदि 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए तो चीनी डिजॉल्व हो गया, वे सॉल्यूट है। 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, वे डिजॉल्व हो गया। 1 चम्मच ग्लूकोज डाल दीजिए, वे डिजॉल्व हो गया। 1 चम्मच यूरिया डाल दीजिए, वे डिजॉल्व हो गया। तो सॉल्यूट जो कहा गया में बी, यानी ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मे बी मोर देन 1। तो इस तरह से एक सॉल्यूशन को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम जो है इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्यूशन का मतलब यदि सॉल्यूशन अच्छा हो जाए तो समझिए जो कंपटीशन में और 12th में तो अच्छा होगा ही। यानी फिजिकल को यदि स्ट्रांग बनाना है तो आपको सॉल्यूशन को क्या करना होगा? स्ट्रांग बनाना होगा। इसलिए ये पहला टॉपिक बहुत आप मन से पढ़ेंगे। जहां कहीं भी किसी टाइप का प्रॉब्लम हो डायरेक्ट आप क्या करें? क्वेश्चन करें, व्हाट्सएप करें। ठीक ना? चलिए हम अगेन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी हम पहले डिवाइड करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के आधार पे सॉल्यूशन। ठीक है, यदि कहा जाए एक्वस सॉल्यूशन तो इसमें आपको समझना होगा जो सॉल्यूशन in which water act as solvent। ठीक है, यदि वाटर सॉल्वेंट की तरह से काम करे तो आप बोल दीजिए एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरे का नाम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यानी नॉन एक्वस, नॉन लग गया मतलब एक्वस नहीं, वाटर न हो तो
वे क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कहेंगे सॉल्यूशन in which solvent other than water is called non-aqueous solution। ठीक है, यानी यदि वाटर के अलावा हो तो हम कह देंगे वे क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। अब वाटर के अलावा कौन कौन हो सकता है? तो वाटर तो जानते ही हैं, लेकिन जैसा कि सॉल्वेंट लाइक CCl4, मतलब ये जो CCl4 है वे सॉल्वेंट की तरह से काम करता है। और यदि CCl4 सॉल्वेंट हो तो हम क्या कह देंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसका अपना नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है सॉल्वेंट की तरह से काम कर रहा है। CH2 C6H6 C2H5OH CH3COOH ETC। मतलब वाटर के अलावा जैसे ही कोई अदर सॉल्वेंट हो तो हम क्या कह देंगे? जो ये क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट के आधार पे सॉल्यूशन को कितने भाग में हम लोग देख लिए? 2 भाग में। एक को क्या कह दिया गया? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन कहा जाए तो फिक्स हो गया, जो सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा। वाटर का फार्मूला जानते हैं ना, क्या होता है? H2O। और वाटर के अलावा यानी वाटर न हो सॉल्वेंट में तो हम कह देंगे वे क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे सॉल्यूशन को फर्दर डिवाइड किया गया। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, नेम से ही स्पष्ट है, जहां कहीं भी हम लोग बाई टर्म का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब हम लोग जानते हैं 2। जैसे ही बाई टर्म यूज किया जाए वहां पे 2। और नरी का मतलब होता है कंपोनेंट, पार्ट। नरी का मतलब कंपोनेंट, ठीक है। यानी एक वैसा सॉल्यूशन जहां पे कितने कंपोनेंट हो? केवल 2 कंपोनेंट हो तो उसका नाम रख दिया गया बाइनरी सॉल्यूशन। इफ ए सॉल्यूशन कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब जैसा कि हम लोग H2O लिए और NaCl, तो किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो जो मिलाया जाए ये कंपोनेंट हो गया। मान लिया जाए हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं और सब्जी आप बनाते हैं, तो आलू, नमक, हल्दी etc ये सब का सब अपने आप में किस नाम से जाना जाता है? कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है। यानी जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं और उसको बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाए उसका नाम क्या है? कंपोनेंट। यदि हम लोगों से कोई कहे जो वाटर का कंपोनेंट बताइए तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नमक का कंपोनेंट बताइए तो सोडियम और क्लोरीन। मतलब यदि हम खाना बनाने लगे तो नमक और आलू अपने आप में कंपोनेंट हो गया, लेकिन बात जब हम नमक का करने लगे तो नमक में भी सोडियम और क्लोरीन अपने आप में कंपोनेंट हो गया। क्लियर हो गया? जो कंपोनेंट टर्म क्या है? तो वाटर, NaCl ये किसका एग्जाम्पल हो गया? तो बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। टर का मतलब ही होगा 3 और नरी मतलब तो समझ गए, जो कंपोनेंट। एक वैसा सॉल्यूशन
जिसमें केवल और केवल कितने कंपोनेंट हो, तो 3, तो कह देंगे टर्नरी सॉल्यूशन है। H2O वाटर, NaCl ग्लूकोज, टर्नरी। अब एंड सो ऑन। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन को बाइनरी के बाद हम क्या कह सकते हैं, टर्नरी के बाद क्या कह सकते हैं? तो टेट्रानरी। और टेट्रानरी का मतलब हम क्या समझें, जो कितने कंपोनेंट होगा, तो 4। पेंटानरी तो क्या बोलिएगा, 5 कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, यानी नेक्स्ट तीसरा नंबर, टेट्रानरी सॉल्यूशन, यानी कितने कंपोनेंट, अब डायरेक्ट कह देते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू 4। एग्जाम्पल ले लीजिए, वाटर मेरा सॉल्वेंट रहा, क्योंकि आपको समझा दिए जो किसी भी सॉल्यूशन में केवल और केवल एक ही कंपोनेंट हो सकता है, NaCl प्लस C6H12O6 प्लस यूरिया है। तो 1 2 3 4 कंपोनेंट, तो इसीलिए हम लोग क्या कह देंगे, टेट्रानरी। तो अब हम अगेन आपको समझा देते हैं, जो सॉल्यूशन को कंपोनेंट के आधार पे केवल 2 भाग में कहेंगे। एक को कह दीजिए बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरे को कह दीजिए पॉलिनरी सॉल्यूशन। एक हो गया बाइनरी और दूसरे को हम क्या कह देंगे, पॉलिनरी, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग यदि सॉल्यूशन कहें तो इसका मतलब समझना होगा बाइनरी सॉल्यूशन। नॉर्मली सॉल्यूशन मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मली मतलब क्या, आपको कुछ न कहा जाए, सिर्फ कहा जाए जो क्या है, सॉल्यूशन है, तो समझ जाना है हमको जो कौन सा सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन है। दूसरा बात, यदि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के बारे में किसी प्रकार से कुछ न मेंशन किया गया हो तो वाटर समझ लें। इफ सॉल्वेंट इज नॉट नोन, यदि सॉल्वेंट के बारे में कोई जानकारी न हो, देन we take water। क्लियर है बात। यदि सॉल्वेंट के बारे में कुछ न जानकारी हो तो हम समझ जाएंगे जो हमको क्या लेना है, वाटर लेना है। वाटर इज नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये वाटर को हम लोग कौन सा सॉल्वेंट कहते हैं बाबू, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाम है सॉल्यूशन, है ना, सबको मिला लिया। नाम से देखिए, खुद नाम में ही लगा हुआ है ना सॉल्यूशन, यानी जितने भी टॉपिक है सबको सब डिसॉल्व कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंस। इसीलिए आप ये ना सोचेंगे, कुछ लोग सोचते हैं सर जी पहले एनसीईआरटी में फर्स्ट यूनिट में सॉलिड स्टेट है, आप सॉलिड स्टेट पढ़ाते ना सर जी। ऐसी बात नहीं है बाबू। अभी यानी हम वे टॉपिक का बात कर रहे हैं जो टॉपिक पढ़ने से आपको क्या हो, बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। वैसे समझाने के लिए तो कहीं भी समझाया जा सकता है।
तो चलिए और हम कुछ बात करें। यदि हम लोगों को कहा जाए मास ऑफ सॉल्यूशन, मास कह दें या वेट कहें, दोनों बात हम केमिस्ट्री में सेम समझ लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है बात? ध्यान दें, हम या तो मास कहें या वेट कहें, केमिस्ट्री में क्या क्या समझिएगा, सेम बात समझिएगा। केमिस्ट्री में सेम बात समझिएगा। तो इस तरह से मास और वेट में हम केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं समझेंगे। दूसरी बात, यदि डेंसिटी, थोड़ा सा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहा जाए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहा जाए तो फिर क्या कहिएगा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना बात? तो चाहे हम मास के बारे में बात करें या वॉल्यूम के बारे में बात करें, केवल और केवल दो ही बात किया जा सकता है, नंबर में बात नहीं होगा। ठीक ना? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यदि कहा जाए तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? होना ही पड़ेगा क्लियर। मेरे पढ़ाई में क्लियर ना हो तो फिर दुनिया में और कौन करेगा क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू x। याद है? तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू x ग्राम पर ml। समझे कुछ बात? एक टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मत पूछ दीजिएगा सर जी पूरा बता दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। अरे बाबू, आपको मैं एक ही बात कहता हूं, जहां जितना आपको बताने की जरूरत है उसमें हम कोई कंजूसी नहीं करते, जितना आपको चाहिए उतना मैं देता हूं। लेकिन अनर्गल की बात, परियों वाली कहानी मैं नहीं करता। इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो किसी सबस्टांस का, यहां हम स्पेशली सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का तो x का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 1 2 3 1.2 etc। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी x ग्राम पर ml ही होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ये बात समझ गए, जो डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड सो ऑन etc। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए मेरे अच्छे बच्चे, और यदि आप वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि पढ़ने का हिम्मत इस दुनिया में सबों के पास नहीं होता है। सब बच्चा यही चाहते रहता है जो थोड़ा गप बनावे, बात बनावे, उसमें मजा आता है ताकि वे ताली मार सकें। लेकिन भगवान ने मुझे वे नॉलेज नहीं दिए जिससे आपको ताली मरवा सके, लेकिन वे नॉलेज दिए जो आपको अपने सही मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, यदि आप कंटिन्यू मेरे साथ रहें तो। ठीक है? तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मकसद है जीरो लेवल से बात करना। देखिए, व्हाट इज द
mass of solution if solution contain 20 gram solvent and 4 gram solute, ठीक है, 20 ग्राम सॉल्वेंट एंड 4 ग्राम solute. तो what is the mass of solution? If solution contain 20 gram solvent and 4 gram solute, तो ये तो सिंपल सी बात हुआ ना, जो आपको अभी सिखाए. मास ऑफ सॉल्यूशन यदि कहा जाए तो क्या हम सीखे, जो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट है ना बात. तो ये 20 प्लस 4 यानी 20 ग्राम. तो इस तरह से हम लोग, देखिए हम बेसिक से बात करेंगे, ऐसा ना हो जब न्यूमेरिकल बनाने लगे तो पता चला जो कंफ्यूज कर रहे हैं. तो वीडियो को पॉज कीजिए. कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ. कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, concentration of a solution means quantity of solute. क्वांटिटी चाहे मास में हो या वॉल्यूम में हो, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. यूनिट क्वांटिटी सॉल्यूशन में या यूनिट क्वांटिटी सॉल्वेंट में जितना है उसको ही नाम रख दिया गया कंसंट्रेशन. चलिए समझिए ये क्या है कंसंट्रेशन. यहां दो टर्म बात किया गया. जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाए तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या दूसरा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. जिस समय आप फर्स्ट क्लास किए मेरे पास, उस समय सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए. सपोज कीजिए कोई एक टर्म समझाए, केमिस्ट्री, अपने आप को आप इमेजिनेशन कीजिए जो एक सॉल्वेंट है, और उस दिन एक वर्ड आपको सिखा दिए केमिस्ट्री. तो यूनिट क्वांटिटी में सॉल्यूट का अमाउंट हो गया. फिर अगले रोज आए तो केमिस्ट्री तो पहले से था ही, एक टर्म एलिमेंट आपको सिखा दिए. तो क्या जब हम एलिमेंट कहे तो केमिस्ट्री जो आप समझे हुए थे वे खत्म हो गया? नहीं, वे भी ज्यों का त्यों है. लेकिन आपका जो सॉल्वेंट है अब वे सॉल्वेंट नहीं रहा, क्योंकि आप में एक केमिस्ट्री है वर्ड, आप पहले से सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन बना हुआ है, और एक दूसरा टर्म एलिमेंट आया. फिर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझा सकते, जो क्या है. समझिए बात को. फर्स्ट रोज आप आए क्लास करने के लिए, समझिए अपने आप में पूरे खाली है, एबीसीडी कुछ नहीं जानते हैं, तब मानना होगा. तो आप अपने आप में एक सॉल्वेंट आए, उस दिन हम एक वर्ड केमिस्ट्री आपको इस बॉडी में रख दिए, तो सॉल्यूशन बन गया. ठीक है. लेकिन उस दिन का जो स्ट्रेंथ हुआ, उस दिन का, जिस दिन हम केमिस्ट्री अपने आप में एक वर्ड रखे, उस दिन आपका बॉडी एक सॉल्वेंट, एक बॉडी सॉल्वेंट, और उसमें एक सॉल्यूट मिला दिया गया. तो वही कहा जा रहा है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट. दूसरा दिन जब आए तो केमिस्ट्री ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर है, बॉडी भी है और केमिस्ट्री भी है.
तो सॉल्यूशन बना हुआ है, और फिर एक वर्ड एलिमेंट लगा दिए, तो वे फिर जो एलिमेंट टर्म आया वे उसी सॉल्यूशन में ना आया, तो वही कहा गया है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं तो जनरली रट जाइएगा जो ये होता है। तो इस तरह से हम लोगों को जैसे ही कंसंट्रेशन कहा जाए या स्ट्रेंथ कहा जाए, तो हम प्रत्येक बार यही देखेंगे जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। परसेंटेज स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन जिसका रिप्रेजेंटेशन x से, मोलालिटी स्मॉल m, देखिए मोलालिटी स्मॉल m, मोलारिटी कैपिटल M, नॉर्मलिटी N, पार्ट पर मिलियन ppm और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। जिस तरह से आपसे कोई कह दे जो डॉक्टर साहब आए हैं, कोरोना के लिए नहीं, मतलब डॉक्टर साहब आए हैं, आपको क्या दिमाग में चल रहा होगा? क्या वे डॉक्टर साहब खीर पूरी खिलाएंगे? नहीं, कोई ना कोई परेशानी यानी बीमारी होगा, उसका दवा लिखेंगे, इलाज होगा। ये हम लोगों का एक वर्ड जो डॉक्टर है, वे वर्ड से मालूम हो गया। आपसे कोई कहे जो देखिए इंजीनियर आए, तो क्या समझिए? लकड़ी लोहा पीटना। इंजीनियर का मतलब क्या? जनरली लोहा पीटना। हालांकि ये नहीं, जो बात गलत है, अब तो आजकल सॉफ्टवेयर ये सब वगैरह वगैरह। तो जिस तरह से ये दुनिया में, ये समाज में ये जानते हैं आप, उसी तरह से पढ़ाई में आपको एक टर्म देने जा रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो हम लोग आगे देखेंगे जो क्या है। मोल फ्रैक्शन एक अपने आप में वर्ड है जो बहुत बड़े टॉपिक को समेटे हुआ है। वैसा ही जैसा कि एक डॉक्टर बहुत बड़े टॉपिक को समेटे हुआ है, जो सर्दी होगा, खांसी होगा, हड्डी टूट जाएगा, इटीसी। तो इतने टर्म हम लोगों को याद रखना है, स्पेशली 12th के लिए। क्या कहें, इसमें ये 4 टर्म जो है कॉमनली है। अभी तक नॉर्मलिटी नहीं पूछा गया, लेकिन ये चारों का चारों किसमें, 12th में पूछा जाता है, कभी ये बदल बदल के। स्पेशली हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलारिटी पर जोड़ देंगे इस बार के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ को सबसे पहले हम बात करते हैं। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हम लोग सॉल्यूट का जो अमाउंट है वे ग्राम में ले सकते हैं, ml में ले सकते हैं, दोनों टर्म यूज किया जाएगा। तो इसीलिए यहां पे किसी प्रकार से कोई फिक्स नहीं किया गया, ये बताया गया जो जैसे ही हम लोगों को परसेंटेज कहा जाए तो हम लोग क्या समझें, जो कितना से कंपेयर करें, 100 अमाउंट से। परसेंटेज अपने आप में यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है अपने आप में, ध्यान दें। लेकिन फर्दर परसेंटेज को डिवाइड कर दिया गया, टाइप्स ऑफ परसेंटेज। आपसे 12th में पूछ दिया जाएगा व्हाट इज मास परसेंटेज और W by W और मास बाय मास, है ना, ये 12th में पूछ दिया जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा, तो इसी तरह से लिखिएगा, इट रिप्रेजेंट मतलब बताता है द मास किसमें, इन ग्राम। ध्यान दें, मास इन, ये सब फिक्स टर्म है, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ईच 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
जिस तरह से आपको समझाए, जो जैसे ही आपसे कहा जाए ये डॉक्टर है तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, उसी तरह से हमसे कहा जाए मास परसेंटेज या W/W या मास बाय मास, और मास के जगह जानते हैं जो हम वेट का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, यहां हम फार्मूला में लिख देते हैं, जो मास परसेंटेज कहा जाए या क्या कह सकते हैं, वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर दिए 100। बताइए आप, जो मास परसेंटेज का यूनिट क्या होगा, बता सकते हैं? ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके बाद और हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं। तो क्या समझे हैं पहले ये देख लीजिए। जो जैसे ही हमसे कहा जाए 12th में, ध्यान दें, मास परसेंटेज कहा जाए तो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आप उस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे। ये मत पूछेंगे सर कितना मार्क का, इस पर मैं बहुत नाराज रहता हूं। अरे सिर्फ आप तैयारी करो ना, जितना समय रहेगा जितना आप लिख सको। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में रिस्ट्रिक्शन है जो बस 4 ऑप्शन में से एक होगा, बाद बाकी सब्जेक्टिव में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हाँ, सब्जेक्टिव में भी 1 वर्ड रहेगा तो रिस्ट्रिक्शन है, एक ही वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, वे भी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जैसे ही सब्जेक्टिव का बात हो, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, उससे कोई मतलब नहीं, आप जितना लिख सकते हो लिखो। तो हम क्या कह देंगे, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास और बाय वेट और क्या कहे, जो W/W इज यूनिटलेस, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। जहां कहीं भी सेम टर्म का रेशियो हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहां भी आप देखिए, जो मास बाय मास है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए कोई यूनिट नहीं। दूसरी बात, यदि किसी भी टर्म में ध्यान दें वॉल्यूम इन्वॉल्व ना हो तो वे टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो हम कहेंगे परसेंटेज बाय मास is independent of temperature. That is not depend on temperature. Depend on temperature. ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। That means by the change of temperature, no any change in the value of percentage by mass. That is enough. इतना यदि आप लिख देते हो बस कोई मार्क काटने का गुंजाइश नहीं होगा। तो आज से ही प्रतिज्ञा कीजिए, जो 12th जैसे ही सर जी कहेंगे 12th का है ये रटते जाएंगे। और खास के उन बच्चों को कहते हैं जो बच्चे बिहार बोर्ड से पास किए और देना चाहते हैं इंग्लिश में, घबराइए नहीं, छोटी छोटी बात जो है इंग्लिश में देना चाहते हैं, वे आज से ही यदि आप क्लास में रहते तो आज से हम क्या करते हैं, कहते देखो इतना रट के आना है। लेकिन हम लोगों का बदनसीब कहिए, हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए, जो हम लोग ऑनलाइन पर बात करते हैं सिर्फ ये इमेजिनेशन करते हैं जो आप मेरे सामने हैं,
और कुछ नहीं। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप बहुत मन से पढ़ें। कुछ करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अपने माता पिता को सपना पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मोबाइल ले लिए और उसका मिसयूज करते होंगे। जिस एज में है अभी आप, वे एज बहुत ही गोल्डन एज है। ये जो आपका 1 साल का समय है, वे गोल्डन टाइम है। इसके बाद फिर आपके मम्मी पापा जितना अभी आपके ऊपर ध्यान देते हैं उतना नहीं ध्यान देंगे। सॉरी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इंटर पास कर जाते हो, उसके बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है। उस समय ये समझते हैं सभी पेरेंट्स जो मेरे बच्चे अब समझदार हो गए, इसीलिए अभी आप लोग ये जो जैसे जैसे कह रहे हैं, खास के केमिस्ट्री में आपको किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप जेईई मेन दीजिए, चाहे नीट दीजिए या 12th करना चाहें, बशर्ते कंडीशन है जो आप जितना हम कहें उतना आप करते जाइए। और यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप ये मानते हैं जो सर जी से हम कुछ नॉलेज लेंगे, तो आपको उतना करना ही पड़ेगा। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो सवाल ले लेते हैं हम लोग। 240 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 24 ग्राम ऑफ NaOH. Calculate the strength of solution. Strength of solution in terms of percentage by mass. ध्यान दीजिए, एक परसेंटेज मास बाय मास, तो मास ही है, तो ये भी कहा जा सकता है। इसीलिए ये टर्म हम इनिशियली नहीं लिखे, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज W बाय W। तो जैसे ही आपको इस तरह से कहा जाए तो हम लोग क्या समझ लेंगे? तो परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय W ऑफ सॉल्यूट देखिए यहां पे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्यों यहां पे हम लिख दिए जो परसेंटेज W बाय W ऑफ सॉल्यूट? क्योंकि जैसे ही हम लोगों को यहां सॉल्यूशन बाय मास कहा गया है, तो ये सॉल्यूट लिए हैं इसीलिए यहां लिख लिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी फॉर्मूला लिख लेंगे। परसेंटेज W बाय W ऑफ, इससे पहले हम क्या फार्मूला दिए आपको, क्या लिखे हुए थे? सिर्फ परसेंटेज W बाय W दिए, कुछ न दिए थे। तो लिखिए वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। थोड़ा सा ध्यान दें, यहां स्पष्ट कर दिए जो सॉल्यूट है। यहां परसेंटेज W बाय W ये बाय अंडरस्टैंडिंग हो गया, जो निश्चित रूप से ऊपर जो लिखा जाएगा वे सॉल्यूट और नीचे जो लिखा जाएगा वे सॉल्यूशन, यानी नोमिनेटर में सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट का देख लीजिए कितना ग्राम है, 24 ग्राम। कैसे समझेंगे ये सॉल्यूट है? तो स्पष्ट कहा जा रहा है इतना ग्राम सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम NaOH। यहां पे सॉल्यूट नहीं लिखा गया है, कंटेन मतलब रख रहा है। और रखने वाला जो होगा, जो रखने वाला होगा, जो रह रहा होगा उसको क्या कह देंगे? सॉल्यूट। तो किस में रह रहा है? अब सॉल्यूशन कीजिए, यानी कितना बोल दीजिएगा? 10% W बाय W कह देंगे, या 10% W बाय W। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग जैसे ही कहा जाए जो परसेंटेज बाय मास निकालिए, तो ये बात फिक्स है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, यहाँ स्पष्ट लिख दिए हैं सोल्यूट, और यहाँ कुछ ना लिखा गया। कुछ ना लिखा जाए तब पर भी हम सोल्यूट लेंगे, यहाँ स्पष्ट कर दिया जाए सोल्यूट तब पर भी सोल्यूट लेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। 200 ml of a solution of density 1.2 gram per ml contain इतना ग्राम NaOH, determine the strength of solution in परसेंटेज W/W। तो जैसे ही हम लोगों को परसेंटेज W/W कहा जाए तो हम तो ये बात समझ गए हैं, जो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ क्या चाहिए, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये प्रयास करें जो कैसे हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन इस बार तो हमको वॉल्यूम और डेंसिटी मिला हुआ है। तो हम जानते हैं जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ध्यान दें, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यदि कहा जाए तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखिए तो कितना है, 1.2 ग्राम पर ml है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 ml। ये कैंसिल हो गया, यानी 240 ग्राम। अब तो सवाल बन गया, जो परसेंटेज W/W जैसे ही कहा जाए तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए ध्यान दीजिए, कभी वेट कहते हैं कभी मास कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में दोनों बराबर है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या कहते हैं 100, और वेट ऑफ सॉल्यूट तो वही रह गया। समझ गए बात को। जैसे ही हमसे कहा जाए कंटेन, जो रहेगा वे सॉल्यूट, और जिसमें रहेगा वे सॉल्वेंट। अब ये कैंसिल कीजिए, लिखिए 10% W/W। क्लियर है बात। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये आपका SW रहा। कहा जा रहा है इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए 400 ml सॉल्यूशन इज इतना एंड सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम CaCO3, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज W/W। ठीक है, तो थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको परेशान करने लगेंगे जो सब कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और हम समझते हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी के बराबर होता है। बस इतना ही, थोड़ा सा हम आपको एक न्यू पॉइंट दे दिए हैं, ज़्यादा चेंजिंग नहीं किए हैं। आप लोग अपने से बनाएंगे, और यदि नहीं आंसर मिलेगा तो फिर आप जो है व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, हम फिर बनाएंगे। लेकिन आपको ये SW रहा, क्योंकि आपको क्लास का फीलिंग हो। ये न समझें जो भी किशोर सर के पास न सीखे, यानी हम उस तरह से बात करते हैं ताकि आपको जैसा क्लास में समझाते थे, ऑफलाइन समझाते थे, वैसा ही हम ऑनलाइन कर देंगे। सिर्फ आप मेरे को साथ दीजिए आप। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग समझते हैं परसेंटेज W/V, या हम लोग क्या कहेंगे मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम। इट रिप्रेजेंट द मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट present in each 100 ml of solution. It represent the mass in gram. ध्यान दें, यही सब इंपॉर्टेंस है। इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ईच 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले जो बात आपको समझाए वे बात तो यहां सेम था, जो मास ग्राम में, लेकिन यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे मास दिया हुआ था 100 ग्राम। तो दोनों में अंतर आ गया। परसेंटेज W/V कहा जाए
तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में, ml में ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे ही ये वेट है, कहिए मास कहिए, दोनों बात बराबर है, तो ग्राम इसका यूनिट ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट लीटर, तो हम क्या कह देंगे, ग्राम पर लीटर। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये जो है क्या कहेंगे, ये किस तरह का है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, करिए। तो चलिए देख लीजिए, इसका एग्जांपल लेते हैं। 20% W/V NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन यदि इस तरह से है तो क्वेश्चन में क्या समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। इट मीन्स इसका मतलब 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो 20 ग्राम जो NaOH है वे डिजॉल्व होगा कितना ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में। या इसी बात को आप इस तरह से ले लीजिए, ऐसा जो वेट ऑफ NaOH इक्वल टू कितना ग्राम, 20 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो 100 ml। समझ गए बात को। सपोज कीजिए यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि रहेगा 5% W/V यूरिया सॉल्यूशन, तो क्या बोलिएगा आप, वेट ऑफ यूरिया इक्वल टू 5 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। समझ गए बात को, हैं? चलिए अब हम लोग देखिए कंसास, थोड़ा सा इससे पहले छूट गया था, उसको आप लोग वहीं पे नोट करेंगे। ये पीछे वाला है, ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम्पल है। ये जो है थोड़ा सा देख रहे हैं, गर्मी है, जब आप लोगों को एसी हम चलाते हैं तो आवाज परेशान कर देता है, इसीलिए एसी हम चला नहीं पाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वहां गर्मी के कारण ये छूट गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें, जिस तरह से इसमें बात किए। कहां का एग्जाम्पल, फर्स्ट टर्म का, कौन सा, परसेंटेज W/W का एग्जाम्पल है। तो इसका यदि एग्जाम्पल हम इसी तरह से कह दें, 20% ऑफ W/W NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन यदि ऐसा लिखा हुआ है तो क्या कहिएगा, इट मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहां पे अच्छा हुआ जो वहां छूट भी गया, ताकि यहां क्लियर हो जाए। यहां कहा जा रहा है 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन इतना ml, है ना बात, इतना ml, और यहां क्या है, 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम। या इसी को और हम लोग बात कर लें, तो वेट ऑफ NaOH क्या कहिएगा, 20 ग्राम, है ना, और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या कहिएगा, तो 100 ग्राम। तो ये ध्यान दें, ये पीछे वाला जो अभी हम फर्स्ट टर्म समझाए उसी का एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, ठीक ना।
तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए सवाल देख लें। 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 24 ग्राम NaOH। स्पष्ट दे दिया गया, जो इतना ml सॉल्यूशन है उसमें इतना ग्राम NaOH है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज W/V। तो हम लोग क्या समझे हैं बाबू, परसेंटेज W/V यदि कहा जाए तो वेट ऑफ सॉल्यूट, समझे हैं, इन किस में, ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, तो इन ml में, और इनटू क्या 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय 200 इनटू इतना, ये ग्राम है, ये ml है ना। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना 12, तो 12% W/V, 12% W/V। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा सवाल धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। नोट कीजिए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या परसेंटेज V/V। वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां थोड़ा उलझा हुआ लैंग्वेज है। सिंपली आप ये समझें, जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यदि निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ये वॉल्यूम हम ध्यान दें, ये ml में लेते हैं तो ये भी ml में लेना पड़ेगा, यदि ये लीटर में लेते हैं तो ये भी लीटर में लेना पड़ेगा। मतलब जो सॉल्यूट का वॉल्यूम का यूनिट होगा वही सॉल्यूशन का होना चाहिए। इट इज यूनिट लेस, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये आपको 12th में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये टर्म सिर्फ हम लोग कुछ समझना होगा, इसलिए बात किए, 12th से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम जो है सो इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हीरा चलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रास्ता कैसे भी हो पढ़ना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल, कंसस 20% V/V NaOH सॉल्यूशन। सर जी अब हम पूरा बता सकते हैं, अभी आपको हम छटपटाहट बंद करते हैं, पहले नोट तो कर लीजिए, इसके बाद ना सवाल देते हैं। तो चलिए देखिए, इट मीन्स, ध्यान दें, इट मीन्स 20 ml of NaOH present in 100 ml of solution। ठीक है, या और it means 20 liter of NaOH present in 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही बात इससे पहले आपको बाबू समझा रहे थे, जो यदि यहां पे ml है तो यहां भी ml लेना होगा, और यहां यदि लीटर है तो यहां भी लीटर लेना पड़ेगा, है ना। तो इस पे हम लोग सवाल जो बात करेंगे तो थोड़ा सा मोल लाना पड़ेगा, है ना। तो पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
चलिए हम लोग इस पर थोड़ा टिपिकल सवाल ले लेते हैं, कॉन्फिडेंशियल सवाल ले लेते हैं। When 400 gram of a 20% solution was cooled, 50 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट मतलब अलग हो जाना, प्रिसिपिटेट का मतलब अलग हो जाना। जब दूध फट जाता है तो हम लोग देखते हैं कि नहीं, दूध अलग हो जाता है, तो वही प्रिसिपिटेट हो गया। What is the percent concentration of remaining solution? नहीं समझे? कुछ नहीं समझे सर जी। चलिए फिर से, when 400 ग्राम of a 20% solution, रुक जाइए, आपको परसेंटेज का कितना कॉन्सेप्ट दे दिए? 3 कॉन्सेप्ट, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जिस तरह से डेली लाइफ में जैसे ही आपको भूख लगता है तो खाना मांगते हैं, है ना, या फिक्स टाइम पे हम लोग खाना खा लेते हैं, दो ही बात करते हैं। तो उसी तरह से इसमें क्या करना होगा, यदि परसेंटेज कुछ ना दिया गया हो, परसेंटेज हम लोगों को कुछ न दिया गया हो, तो जरूरत है जो किस तरह का डिमांड है उस परसेंटेज को ले लेना है। ध्यान दें, यदि परसेंटेज न कुछ दिया गया हो तो क्या करना होगा, जैसा परसेंटेज का डिमांड है उस तरह से हम लेंगे। तो अब आगे चलें। When 400 ग्राम ऑफ ए 20% सॉल्यूशन, जैसे ही परसेंट सॉल्यूशन का बात है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन का बात क्लियर होना चाहिए। तो ये जो 20% है और ये किसके आगे लगा हुआ है, तो ग्राम के आगे। इसका मतलब हम समझ लेंगे जो ये 20% W/W है। समझ रहे हैं बात को? यहां ग्राम है और यहां पे परसेंट है, तो इसको समझ लेना है W/W। कहा जा रहा है एक 400 ग्राम का जो सॉल्यूशन है, ध्यान दें, 400 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें 20% समझिए अब W/W सॉल्यूट है। फिर आगे, तो आखिर जब ये कह दिया गया जो इसमें इतना परसेंट सॉल्यूट है, तो हमको कोई ये तो बता दे जो अब कितने ग्राम सॉल्यूट है। तो चलिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम क्या समझे हैं, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही बात ना समझे हैं? तो चलिए ये परसेंटेज W/W के जगह पे कितना रखेंगे, 20, है ना? समझ रहे बात को? इसको लेना होगा इसलिए क्योंकि यहां ग्राम है। अब वेट ऑफ सॉल्यूट X, और वेट ऑफ सॉल्यूशन 400 इंटू कितना 100, ये कैंसिल कीजिए तो X बराबर सॉल्यूशन करके 80 ग्राम आ गया। मतलब 400 ग्राम जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में 80 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। इतना तक क्लियर हो गया। फिर कहा जा रहा है 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रिसिपिटेट, मतलब अलग हो गया, मतलब वे अब डिजॉल्व नहीं रहा, वैसा ही जैसा दूध फट जाता है सॉरी मक्खन निकल जाता है वैसा हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो अब हमसे कहा जा रहा है जब आपका 50 ग्राम जो सॉल्यूट है वे निकल गया तो बताइए रिमेनिंग कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होगा, यही ना कहा जा रहा है। तो हम कहेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट dissolve in
solution after precipitation कितना कहिएगा 80 - 50 यानी ये 30 ग्राम इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। ये 30 ग्राम अभी डिजॉल्व है। अब तो जब 30 ग्राम सोल्यूट है तो ये अब तो बता दीजिए जो 50 ग्राम निकलिए गया तो सॉल्यूशन का वेट कितना रहा। फिर से 400 ग्राम मेरा सॉल्यूशन है और उसमें पता चला जो 80 ग्राम क्या है सोल्यूट है, और उस 80 ग्राम में से क्या पता चला जो 50 ग्राम तो प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो अब रिमेनिंग सॉल्यूशन वेट ऑफ remaining solution is equal to कितना 400 - 50 यानी 350 ग्राम। समझ रहे हैं आपको। और ये क्या लिखा है जो वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन आफ्टर प्रिसिपिटेशन, मतलब प्रिसिपिटेशन के बाद भी 30 ग्राम है, यानी 350 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें 30 ग्राम क्या है सोल्यूट डिजॉल्व है। तो आप लोग को नोट करना पड़ेगा, हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अरे बाबा ये सवाल किसी को भी हालत खराब कर देगा। नहीं विश्वास हो तो जो यहाँ पे ना पढ़ता हो, यानी भी किशोर सर के पास ना पढ़ता हो, उससे आप पूछो। देखो इस सवाल में पसीना नहीं छूट जाता है, यहाँ तक कि मास्टर को भी। समझ गए ना। ये मत समझिए जो विद्यार्थी को ही। चलिए देखिए परसेंटेज। अब हमको क्या निकालना है रिमेनिंग परसेंटेज। तो परसेंटेज W/W, अब डायरेक्ट कह देते हैं वेट ऑफ सोल्यूट कितना रहा 30 ग्राम। समझ रहे हैं। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 350 100 ये कैंसिल, यानी 300/35 यदि आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 8.6 ये परसेंटेज आ गया। ठीक है। कई बार आप लोग यदि समझ में ना आए तो चिल्ला चिल्ला करके आपको हम बताए हैं, इसीलिए 2-3 बार आप रिव्यू करके सुनेंगे, जरूर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी आरसीएम का ही है, पेज नंबर 391, क्वेश्चन नंबर 12। डिटरमाइन द परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम 25% एंड 400 ग्राम ए 40% सॉल्यूशन। देखिए जैसे ही दुनिया में आरसीएम का नाम लिया जाता है, जो आरसीएम बुक है, तो अपने आप में एक अंदर में डर बैठ गया है लोगों को, जो आरसीएम का सवाल है बहुत टफ होगा। लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं है। कोई भी सवाल ना टफ होता है ना इजी होता है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, जो आप कितना कॉन्सेप्ट तक सोच सकते हैं। चलिए हम लोग देखें, डिटरमाइन द परसेंट कंसंट्रेशन ऑब्टेन बाय ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉरी, डिटरमाइन द परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन, एक सॉल्यूशन का ऑब्टेन किया गया, जो प्राप्त किया गया है ना, क्या प्राप्त किया गया बाय द मिक्सिंग इतना ग्राम ए इतना परसेंट एंड इतना ग्राम इतना परसेंट सॉल्यूशन। देख रहे हैं, अभी आपको मैंने बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट दिए, जो परसेंटेज W/W परसेंटेज शॉर्ट, लेकिन कहाँ कुछ लिखा हुआ है। और यदि लिख दिया जाए तो बेवकूफों को समझाना होगा। यानी जरूरत है जो किस तरह का सिचुएशन है, इस सिचुएशन को पकड़ लेना। वैसा ही जैसा बहुत बच्चे कहते हैं सर लाइव क्लास आइए ना, लाइव क्लास आइए ना। अरे लाइव से नहीं कुछ होगा बाबू, आप नहीं समझते हो। हम यहाँ है आप वहां हो, हैं? इसीलिए जैसा आप YouTube समझें वैसा ही लाइव।
तो हमसे कहा, चलिए सवाल देख लीजिए, हमसे कहा क्या जा रहा है, जो एक सॉल्यूशन जिसका 300 ग्राम है और उसमें 25% है, तो 25% क्या होगा, सॉल्यूट का बात होगा। फिर दूसरा सॉल्यूशन 400 है और उसमें 40% है और दोनों को मिक्स कर दिया गया। देख रहा है, जो कहा जा रहा है, जो डिटरमाइन द परसेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय, प्राप्त किया गया बाय मिक्सिंग, मिक्स कर दिया गया। और जैसे ही मिक्स किया जाएगा तो ये 700 हो जाएगा ग्राम, 300 और 400 700 ग्राम। लेकिन सोल्यूट कितना है ये तो हमको कोई बता दे, हैं? सोल्यूट हमको कोई बता दे तो हम बता देंगे ना परसेंट कंसंट्रेशन। तो चलिए हम लोग खोज करें जो इस दोनों में अलग अलग सोल्यूट क्या है। तो अब खटाखट मारेंगे, ध्यान देते रहिए। परसेंटेज W/W, तो वेट सोल्यूट x कर देते हैं और डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन कितना, तो ये करना पड़ेगा 300 इंटू 100 और ये कितना है तो 25, तो x/300 इंटू 100 ये कैंसिल, इसीलिए x बराबर 75 आया। कुछ समझ में? फिर से परसेंटेज कहते हैं, परसेंटेज W/W, तो उसके जगह पे 40 दे दिए। क्यों W/W लिए? क्योंकि यहाँ ग्राम है और सोल्यूट का वेट x मान लेते हैं और डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन 400 है ना, इंटू 100। अब x बराबर 160 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो आ गया 235 ग्राम सोल्यूट आ गया। अब तो बन जाएगा बच्चों, सब्जी बनाना ही होगा। परसेंटेज W/W, तो वेट ऑफ सोल्यूट 235 हो गया बाबू, और ये 700 हो गया सॉल्यूशन इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। अब पूरा जब आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं जो बुक में दिया हुआ है 33.6%। 33.6%। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन के बाद ये नहीं जो सॉल्यूशन फटाफट देख लें, पहले अपने से प्रयास करें। बनना न बनना एक अलग बात है, लेकिन प्रयास करना जरूरी है, प्रयास में लगे रहना है। और यदि आप प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन सफलता आपको हाथ लगेगी, इसमें कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। समझ गए बात को? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये 2 सवाल दे रहे हैं और ध्यान से सुनिए। ये सवाल जिन बच्चे से बन जाएगा वे व्हाट्सएप करना है पूरे सॉल्यूशन के साथ। यदि आपका सही होता है तो आपके नाम हम YouTube पर लेंगे, साथ ही साथ अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने भाई का नाम यानी रिलेटिव लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट YouTube पर कहेंगे और बहुत ही प्राउड फील करेंगे जो ये बच्चे बना करके भेजे हैं। यदि आपका सही होगा तो हम आपके नाम लेंगे, आपके पिताजी का नाम, आपके गांव का नाम, आपके मोहल्ला का नाम। इसी तरह से फिर हम आगे प्राइज की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी तो आज कह रहे हैं जो केवल हम नाम ही लेंगे। थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है। देखिए, इसमें जो बच्चे स्पेशली 12th के लिए तैयारी कर रहे होंगे, ये न्यूमेरिकल जो है उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका मकसद ये है जो मुझे 12th करके किसी दूसरे फील्ड में चले जाना है, तो उन लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। वे सिर्फ थ्योरी देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, थोड़ा मोड़ा सवाल बस जो एग्जाम्पल देते हैं उसी समय उतना ही देखना है। क्योंकि जिन लोगों का दिमाग ऑलरेडी 12th पे सेटअप हो जाए
उनको न्यूमेरिकल बनाने में मन नहीं लगता, तो ये एक बर्डन फील होगा जो सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का मकसद है, जो मुझे जेई करना है, नीट करना है, या आगे चल करके बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा आईएएस आईपीएस बनना है, तो उन लोगों को पढ़ना ही है, एमबीए करना है ना। लेकिन जिनको ये मकसद है जो सिर्फ हमको 12, तो उनको क्या करना है बाबू, जो सिर्फ थ्योरी देते हैं उसको रटिए। बस आज के लिए इतना ही। आपने मेरे वीडियो को मन से यहाँ तक देखा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड आपको आशीर्वाद दे।